अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तारिक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, हल्दी जो है हमारे पाकिस्तान में जो है हमारे जायकों में अपनी मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से बहुत ही एक अहम फसल है। पाकिस्तान में जो हल्दी है सबसे ज़्यादा कसूर में उगाई जाती है। इसके साथ लाहौर, उकाड़ा, सियालकोट, अगर हम केपी में जाएँ तो वहाँ पर मर्दान और हरीपुर, और इसी तरह सिंध में सांगड़ और मीरपुर ख़ास पे बहुत ही ज़्यादा पाई जाती है। लेकिन अगर हम देखें टोटल पाकिस्तान में 12,500 एकड़ पर अभी तक हल्दी काश्त की जाती है, जिससे हम 70,000 टन जो है सालाना हल्दी की काश्त से हम जो है ना इससे पैदावार लेते हैं। हल्दी दुनिया में अपनी अफादियत की वजह से, न्यूट्रिशन वैल्यू की वजह से और तिब्बी ख्वास की वजह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दुनिया में सबसे ज़्यादा जो हल्दी है हमारे हमसाय ममालिक में काश्त की जाती है, फिर पाकिस्तान का नंबर आता है, फिर इसके साथ दुनिया के बाकी ममालिक का नंबर आता है। पाकिस्तान में अगर मैं देखें तो इसकी जो फ़ी एकड़ पैदावार है वो बहुत कम है, कोई 150 से 200 मन के करीब फ़ी एकड़ पैदावार है, जबकि दुनिया में ये तकरीबन कोई 25 से 30 टन तक फ़ी एकड़ जो पैदावार ली जाती है। अभी हम लेके आए आपको फार्म में जो छांगा मांगा के नवाही को है, जिसका नाम है कोट नानका से, जहाँ पे कुछ फार्मर से आपकी मुलाकात कराएंगे और कुछ एक्सपर्ट से बात करेंगे कि हम फ़ी एकड़ पैदावार को किस तरह बढ़ा सकते हैं, इसकी जो वैल्यू एडिशन प्रोडक्ट कौन सी बन सकती हैं, इसको एक्सपोर्ट्स के हवाले से किस तरह हम अपने मुल्क के लिए ज़रा मुबादला कमा सकते हैं। इसके साथ मैं आपको एक बहुत ही एक सक्सेस स्टोरी भी बताना चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के दो नौजवान, एक आसम खान और एक कासम खान थे, जिन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान के एक टर्मेरिक जो है उसको लेके उन्होंने एक ब्रांड बनाया जिसका नाम था ज़िंदगी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे तो अभी जो अमेरिका में 6000 स्टोरों के ऊपर उनका मशरूबात जो है वो मौजूद है। अमेरिका ने उसको बेहतरीन सेहतबख्श मशरूब जो है ना वो करार दे दिया गया है। और इसी तरह अगर आप उनका इस्तेमाल देखें तो अमेरिका की जो उनकी आर्मी के अड्डे हैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा इस्तेमाल उसी पाकिस्तानी जो 2 बंदों का मशरूब बनाया गया है वो इस्तेमाल किया जाता है। तो मैं ये बताने का मकसद ये है कि ये दो नौजवान जिन्होंने एक छोटी सी चीज़ को लेके, एक टर्मेरिक को लेके इंटरनेशनल ब्रांड में इसको कन्वर्ट कर दिया है, तो हमारे लिए ये एक अपॉर्चुनिटीज़ है कि हमारे जो नौजवान हैं वो इसी तरह इसकी बाकी प्रोडक्ट बना के इसको एक इंटरनेशनल ब्रांड बनाएं और अपने मुल्क के लिए बहुत सारे मुबादला जो है ना वो कमाएं। तो आइए हम फार्मर से मिलते हैं और इसकी वैल्यू एडिशन के हवाले से मुख्तलिफ लोगों से भी आपकी बात कराते हैं। तो आइए चलते हैं। तो जैसे हमने अब बताया कि जो हल्दी का सबसे ज़्यादा जो उगाने वाला ज़िला है वो कसूर है, इसमें एक छांगा मांगा, और आज कोट नानका सिंह में मौजूद हैं जहाँ पे हम कुछ फार्मर के साथ आपको मिलाते हैं और देखते हैं कि वो फार्मर के साथ कौन सी इंटरक्रॉपिंग करके फ़ी एकड़ से अपने अखराजात जो है ना वो निकाल लेते हैं। मेरे साथ मौजूद है, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मेरे साथ मौजूद है जी मोहम्मद शरीफ साहब, जहाँ पे प्रैक्टिकल फार्मर है, और हम इनसे जानेंगे कि ये हल्दी कब लगाते हैं और जब ये खाली फसल होती है, अभी ज़मीन खाली पड़ी होती है, इसके साथ क्या क्या चीज़ें और उगाते हैं। तो शरीफ साहब, सबसे पहले तो शुक्रिया कि हम आपके फार्म पे आए। तो ये बताइए कि ये जो हल्दी आप लगाते हैं कौन से महीने में लगाते हैं? गंदम के बाद लगाते हैं ये। अच्छा जी, गंदम के बाद मतलब फरवरी मार्च के बाद आप इसको लगा देते हैं जी। तो मार्च में जब आप लगाते हैं तो अगले 1 महीने तक तो आपकी वो फूट नहीं रही होती हल्दी, तो तकरीबन जो हल्दी पड़ी रहती है, तो कितनी देर के बाद ये फूटना शुरू होती है? तकरीबन 2-3 हफ्ते बाद। 2-3 हफ्ते ले जाती है। तो ये 2-3 हफ्ते ये वाले, और जब ये छोटी होती है इस टाइम में आप इस ज़मीन को किसी और कामों के लिए इस्तेमाल करते हैं? हाँ, करते हैं। तो फिर आप क्या लगाते हैं इसके अंदर? इसमें मक्की लगाते हैं। ठीक है, और इसी खालियों के ऊपर ही आप मक्की लगा देते हैं। और 1 एकड़ से आप कितने की मकई जो है ना बेचते हैं? वो 1 एकड़ से इतने की मकई हो जाती है कि इसका खर्चा वो पूरा कर जाती है। बिल्कुल ठीक। और कितना टाइम लेती है मकई इस फसल, इस जमीन के अंदर? 2 महीने में। 2 महीने में तैयार हो जाती है। ठीक है। और उसकी वजह से मकई, इसके कोई फायदा भी होता है? उस टाइम में धूप होती है ज्यादा और इसको कवर करती है, इसका कोई फायदा होता है? इसका फायदा होता है, वो छाया में हल्दी खुश रहती है। ठीक है। तो इसका मतलब देखें, हमारे जो फार्मर हैं वो बड़ा ज़रूरी है उनके लिए समझना कि वो फसल की जो असल में इसके ऊपर जो लगाने वाले अखराजात हैं वो बजाय अपने घर से लगाएं, उसे इसी फसल के साथ एक और इंटरक्रॉप करके, जिसके लिए कि वो इसकी फसल को भी फायदा दे सकते हैं। ये कितने महीने तक रहती है जो आपके पास? 8 महीने की फसल है। मतलब 8-9 महीने जो जब फसल में आपकी ज़मीन में रहती है ये वाली फसल जो है, तो फिर आपके पास जो खर्चा आता है इसी मकई से इसके ऊपर लगा के आप अपनी पूरे साल की जो खर्चा है इस फसल का वो मकई से पूरा कर सकते हैं जी। तो और बताइए कि ये जो आप कितनी जगह पे यहाँ पे आपने जो है ना ये टर्मेरिक लगाई हुई है? हमने 1 मरबा 25 एकड़ पे लगाई हुई है। ये 25 एकड़ पे ये बहुत, और आपके ये पूरे इलाके में आप समझते हैं कि लोग जो है ना ये हल्दी लगाते हैं यहाँ पे? जी। बिल्कुल ठीक है।
तो अभी मैं आपको अपने जो यहाँ के इस पंजाब हल्दी फार्म्स के जो मालिक हैं उन्होंने आकफ साहब, उनसे भी आपकी मुलाकात कराते हैं और उनसे जानते हैं कि वो किस किस तरह इसको प्रोसेस करते हैं और आगे इसको जो है लेके जाते हैं और किस तरह वो कंज्यूमर तक पहुँचते हैं। जी, तो मेरे साथ अभी जो मौजूद हैं साहब, ये आका महमूद साहब हैं। आका महमूद साहब एक ऐसी सक्सेस स्टोरी है जो हम आपको बेसिकली किसान के पाकिस्तान में दिखाना चाह रहे थे। सबसे पहले मैं आपकी इनसे मुलाकात करा दें। अस्सलाम वालेकुम आका महमूद साहब, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए डॉक्टर साहब? ठीक तो है बिल्कुल खैरियत सर। आका साहब, इसलिए हम आपसे मुतारफ़ कराना चाह रहे थे कि ये वो फार्मर है जिन्होंने ना सिर्फ ये हल्दी अपनी खुद लगाते हैं बल्कि इसके साथ इसकी पूरी प्रोसेसिंग और इसको एंड कंज्यूमर तक यानी फार्म टू फोक का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो इन्होंने जो है ना वो अपना बना के रखा है। यही हम मॉडल आपके सामने पेश कर सकते हैं कि एक फार्मर जो है किस तरह चीज़ें ग्रो करने से लेकर तो एंड कंज्यूमर तक उसको पहुंचा सकता है। तो थैंक यू वेरी मच आका साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया अपने जो पंजाब हल्दी फार्म्स के ऊपर। तो सबसे पहले तो आप अपने फार्म का थोड़ा इंट्रोडक्शन कराएं कि ये जो फार्म है कितने एरिया पे है और कब से आप हल्दी लगा रहे हैं? जी कुछ 125 एकड़ पे फार्म है जिसमें हमको 50 एकड़ जो है हल्दी काश्त करते हैं, बाकी क्रॉप्स भी काश्त करते हैं। तो इसमें जो हम हल्दी काश्त करते हैं वो इंटर क्रॉप कुछ होती है, कुछ काली, कुछ इसमें वाइट टर्मिक लगाते हैं, कोई ये येलो टर्मिक लगाते हैं। तो इसकी ग्रोइंग से लेके ना इसकी प्रोसेसिंग, स्टोरेज, सॉर्टिंग सारा कुछ हम अपना करते हैं। उसको बनाने में कुछ टाइम लगा है, तो वो जो टाइम लगा है वो इसीलिए लगा है कि हमने इसको वैल्यू एडिड भी किया है और साथ इसकी जो डिजीज़ और बाकी चीज़ों पे भी काम किया है। और इसकी जो चीज़ें हैं जो इससे प्रोडक्ट बनती है, इंटरनेशनली बन रही हैं, जो पाकिस्तान में नहीं बनती, हम उसकी तरफ जाना चाह रहे थे। तो आहिस्ता आहिस्ता हमें कोई 10 साल लगे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये वैसे हमारा ये जो बिज़नेस है इनहेरिट है और तकरीबन इसको हमको 38 साल 35 साल हो गए हैं करते। हल्दी को ग्रो करना, बेचना, स्टोरेज, ये वो सारा काम है। इसकी जो क्रॉप है वो तकरीबन 9 से 12 माह की है, फरवरी टू दिसंबर चलती है। मतलब फरवरी में इसको लगा दिया जाता है? हाँ जी। मैं आपसे यही पूछने वाला था, इसको उगाने से लेकर एंड हार्वेस्टिंग करने का जो टोटल प्रोसेस है उसको हम बेसिकली डिस्कस करना चाह रहे थे कि जी आप कब लगाते हैं इसको? आपने बताया कि फरवरी में इसको लगाते हैं। अगर हम इंटर क्रॉप मैनेजमेंट में आते हैं, एक फसल में दूसरी लगाते हैं, तो फिर हम इसको फरवरी में लगा देते हैं। बिल्कुल ठीक है। फरवरी में लगा के नीचे ये कोई 20-22 दिन लेती है, 2 हफ्ते से 3 हफ्ते लेती है ये उगने में। तो इस दौरान मक्की जो है ना वो भी निकल आती है। मक्की की फसल क्योंकि 90 से 120 दिन की होती है, 120 दिन की होती है, तो उससे जो हम गेन करते हैं वो इसके ऊपर लगा देते हैं। जो इसका हमें उसकी रेवेन्यू जनरेट होता है वो इसके ऊपर लग जाता है। आगे साहब, ये कितना सीड पर एकड़ आप जो है ना लगाते हैं? तकरीबन 16 से 18 मन पर एकड़। 18 मन पर एकड़ सीड। हाँ जी। और ये जो सीड जो स्टोर करने का अमल होता है ये भी थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें, इसको कैसे संभाल के रखा जाता है? क्या इसको उसी टाइम में ज़मीन से निकाला जाता है या इसको पहले निकाल के स्टोर किया? दोनों तरीके ही चलते हैं। अगर उसी वक्त निकाल लिया जाए, जो मोटे सीड होते हैं, जो सेहतमंद हल्दी होती है ना, उसको सीड के तौर पे रख लिया जाता है। इसमें एक वैरायटी चलती है RT20, जो हमारे लोकली कह लें। उसमें जो एग्रीकल्चर ने रिसर्च की है वो बहुत सारी चीज़ों पे काम चल रहा है और बहुत अच्छा माशाल्लाह चल रहा है। लेकिन ये हमारे लोकल कह लें कोई 30-35 साल से चल रही है, तो इसकी प्रोडक्शन यहाँ ज़्यादा आती है। तो उसको जो सीड हम रखते हैं उसको हम जो है ना एक सिर्फ ड्राई रूम में और वो डार्क रूम में रख देते हैं। बिल्कुल ठीक। ऑर्गेनिक मैन्योर कितना डालते हैं? फर्टिलाइज़र का कितना इसमें आप जो रेशो रखी जाती है? अगर हम इसको इनऑर्गेनिक करते हैं, फर्टिलाइज़र पे लेके आते हैं तो 2 DAP चाहिए होती हैं नीचे, ठीक है। इसके साथ पोटाश चाहिए होती है, ठीक है, और बाकी इसको यूरिया ऊपर लगती है। इसमें जो बाकी माइक्रो फर्टिलाइज़र हैं वो इस्तेमाल होते रहते हैं, मुख्तलिफ कम्बिनेशन जो है वो टाइम टू टाइम क्रॉप के हिसाब से। ठीक है। अगर हम इसको ऑर्गेनिक करते हैं तो ऑर्गेनिक केला चलता नहीं है। उसमें ये है कि गोबर जो है ना सबसे आम चीज़ है, वो जितना मिल जाए, कम से कम जो 2 बड़े ट्राले हैं ना वो मिनिमम 1 एकड़ के लिए रिक्वायर्ड है। और इसके साथ सम टाइम हम वो भी यूज़ करते हैं जो पोल्ट्री की होती है ना वेस्टेज, वो भी यूज़ करते हैं। तो उससे ये है कि इसकी पैदावार बहुत बेहतर आती है। लेकिन उससे एक मसला ये होता है कि उसमें डिजीज़ ज़्यादा आती हैं। फिर जब आप गोबर इस्तेमाल करते हैं तो वो कटवर्म वगैरह ये वो चीज़ें वो फिर ज़्यादा होती हैं। अच्छा, ये बड़ी लंबी फसल है। आप अगर हम एज़ कम्पेयर टू हमारी वेजिटेबल्स बाकी सब्जियों को देखें वो 3 माह में 4 माह में ख़त्म हो जाती हैं, ये 8-9 महीने आपके पास रहती हैं। तो इस सारे ड्यूरेशन में फिर फूटने से लेकर एंड तक इसमें कौन कौन सी ऐसी बीमारी होती है जिसको आप समझते हैं कि हमारे किसानों को जो है ना ज़हन में रखना बड़ा ज़रूरी है? फंगस की बीमारियाँ ज़्यादा आती हैं। बाकी जो कटवर्म या सुंडी वगैरह है वो तो साथ साथ टाइम टू टाइम, क्योंकि इधर उधर क्रॉप्स लगी होती हैं तो उनसे भी वो
उनको प्लेटफॉर्म मिलता है। ठीक। लेकिन जो फंगस की बीमारियां हैं वो इसको ज़्यादा करती हैं, मुतासर करती हैं। उसमें ये है कि इसको जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है ना, वो आइडियल टेम्परेचर होता है इसमें 32 से लेके 36 तक, लेकिन यहाँ हमारे टेम्परेचर रहता है 52 तक। तो उसके लिए फिर हमें मुख्तलिफ कंपनियाँ हैं उसकी बीमारी के हिसाब से जो फंजासाइड है ना वो हम इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ पानी का कंट्रोल जो है ना वो बड़ा हम कंट्रोल में रखते हैं। इसको ज़्यादा पानी लगना भी मसला है और कम पानी लगना भी मसला है। तो कितने पानी लगाते हैं फिर आप इसको महीने में 4 पानी मिनिमम रिक्वायर्ड है। जब जून जुलाई होता है तो फिर इसको 6 भी पानी महीने में लगते हैं। और जब हर हफ्ते आ जाती है तो फिर उसको पानी रोकना होता है। पानी रोकना नहीं होता, इसको जैसे जैसे इसके नीचे हल्दी डलना शुरू होगी इसको पानी की ज़्यादा, जैसे आजकल है तो अब इसको पानी की ज़रूरत है। लेकिन उसको पानी को लगाने के लिए हमारे पास जो झटका काम है वो इसकी सोइल से हिसाब लगा लेते हैं कि इतनी ड्राई है, ठीक है, तो इसको पानी की अब ज़रूरत है। अगर इसको यहाँ पानी रोक दिया जाए तो इसके नीचे वो फिर इसका जो है ना जो हमें एंड प्रोडक्ट चाहिए वो नहीं डलती। तो क्या ऐसी मशीनें जहाँ पे बन गई हैं जो इसकी हार्वेस्टिंग के लिए यूज़ होती हैं या अभी कुछ प्रोसेस में है, या आप कैसे हार्वेस्ट करते हैं इसको? इसको ना हर जिम्मेदार ने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन करके ना मशीनों में, जैसे आलू वाली मशीन है ना वो भी इस्तेमाल होती है कुछ जगहों पे, लेकिन ज़्यादा मैनुअली काम चलता है। मैनुअली फ़ायदा ये होता है कि इसको जब डिग किया जाता है ना तो इसको कलेक्ट करना मुश्किल होता है, वो तो फिर लेबर ही करेगी। तो इसलिए फिर वो एक ठेका निज़ाम चलता है कि आप ठेका दे देते हैं कि जी इसके पत्ते काट के वो कर दें, ये जब ड्राई होगी तो इसको मैनुअली जो है ना मैनुअली ही अभी तक ये काम ज़्यादा मैनुअली है। कुछ मशीनें इस्तेमाल हो रही हैं लेकिन ज़ाहिर है अभी वो बड़ी बुनियादी जगहों पे नहीं है। तो इसके जो पत्ते हैं देखें, ये जो हमारी है बेल्स मुख्तलिफ है, इसका जो बहुत बड़ी एनर्जी सोर्स होते हैं दुनिया में, तो इसके पत्तों से बहुत सी चीज़ें बनाती। तो क्या पाकिस्तान में भी इसका कोई इस्तेमाल अभी शुरू हुआ है किसी तरह? जैसे हमने इसकी ना चाय पे काम किया, जैसे टर्मिक टी पे काम किया, ठीक है, तो वो उसका यूजेज बहुत कम है। ठीक है, ठीक है, ट्रेंड नहीं है। दूसरा ये है कि जिम्मेदार के लिहाज से ना ये पत्ते उसके काम आते हैं। इसको जब बॉयल करते हैं ना तो इसी को ड्राई करके तो ये उसके ईंधन के तौर पे इस्तेमाल हो जाता है। लेकिन दुनिया में आप जैसे आप बता रहे हैं, आपकी बहुत ज़्यादा इस पर रिसर्च है कि इससे बहुत सारे काम लिए जा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में उस तरह की चीज़ें अभी शायद। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ज़रूरत इस बात की भी है कि हमारे जो फार्मर हैं, क्योंकि दुनिया में वेस्ट को लेकर भी सोना बनाना जो है ना ये उन्होंने किया और एग्रीकल्चर को एक प्रॉफिटेबल चीज़ बना लिया। तो ये बहुत ज़रूरी है हमारे किसानों को कि इसके देखें ये पूरी दुनिया में एज ए मेडिसन जो है ना वो यूज़ होते हैं। इसका एक्सट्रैक्ट निकाला जाता है, इसका ऑयल निकाला जाता है और बेशुमार काम है। तो हम यहाँ पे इसके ऊपर काम नहीं कर रहे। तो मेरा ख्याल है कि आप जैसे जो नौजवान हैं, जो प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, जो इसको सोच रहे हैं कि हमने अपनी एक एक चीज़ को ज़ाया नहीं होने देना, तो ये आपका फ़र्ज़ बनता है सर कि इसकी R&D पे काम किया जाए, इसकी पूरी रिसर्च एंड डेवलपमेंट की जाए और हर वो चीज़ जो ज़ाया हो रही है उसको हम इस्तेमाल में लेके। मैंने इसीलिए जी पहले बोला कि 10 साल लगे हैं मुझे। बिल्कुल। तो उसमें यही है कि बहुत सारे लॉसेज हुए। बेसिकली जिम्मेदार या कोई भी बंदा है वो लॉस से थक जाता है। एक टाइम आता है कि उसको लगता है ये ओवरवेट हो गया, अब मैं इसको से जान छुड़वा लूँ। तो उसमें थोड़ा सा ये करना होता है कि अगर हमें थोड़ी सी जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस तरफ आएँ, थोड़ा बहुत अपना इन्वेस्ट करें R&D पे, क्योंकि आपको पता है अच्छा खासा खर्चा आता है। तो जब लोग ये कहते हैं कि हम 2 रुपये लगा रहे हैं और इस पर 2 रुपये प्रॉफिट होना चाहिए, तो वो शायद चीज़ें चल नहीं पाती। ये R&D का काम ठीक है, डिपार्टमेंट्स कर रहे हैं, लोग आते हैं हमें गाइड करते हैं, जो PhD डॉक्टर्स हैं वो बताते हैं सब कुछ। लेकिन आखिर बात ये है कि इसकी इम्प्लीमेंटेशन कहाँ है, एग्जीक्यूशन कहाँ की जा सकती है। तो वो जिम्मेदार का खेत ही है, वो छोटे छोटे स्केल पे वो करे। उसके साथ जो है ना दूसरे जो इंडस्ट्रिस्ट हैं वो लगें, इन्वेस्टर लगें, तो देन ये काम बहुत बड़े लेवल पे और स्केल पे। और ये नहीं है कि हो नहीं रहा, बहुत सारे हमारे हमसाया ममालिक और जैसे बड़े बड़े जो एग्रेसिव फार्मर्स हैं दुनिया में वो कर रहे हैं और इससे बहुत सारा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम पहले सोचना शुरू करते हैं कि रेवेन्यू आए, जबकि R&D का लफ्ज़ ही ये है कि वो आप जो है ना एक टाइम के बाद आपने एक मतलब चीज़ इन्वेंट करनी है कि आप वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, 50-50 चांस। तो अगर साहब इसकी हार्वेस्टिंग होती है वो कौन से महीना जो है ना इसकी हार्वेस्टिंग के लिए बेस्ट होता है? वैसे तो 11वें महीने में स्टार्ट करते हैं, लेकिन दिसंबर इसका जो आइडियल टाइम है ना, दिसंबर में इसको पहले काट दिए जाते हैं, इसके लीफ काट दिए जाते हैं, पहले पानी बंद किया जाता है, लीफ ड्राई हो जाते हैं, ठीक है, ये आस्ता आस्ता डार्क होना शुरू हो जाते हैं और ब्लैक हो जाते हैं। फिर इसके नीचे जो है ना वो उसको डिगिंग की जाती है, जैसे आलू या दूसरी क्रॉप नीचे अरबी वगैरह है, तो उसकी ये दिसंबर आइडियल टाइम है। लोग फरवरी तक करते हैं, लेकिन दिसंबर क्योंकि लोगों ने आगे जिम्मेदार ने नेक्स्ट क्रॉप लगानी है, ठीक है। और इसमें एक और चीज़ आपको मैं बताना चाहूँगा
कि जिस खेत में एक साल हल्दी लगती है अगले साल उसमें हल्दी नहीं होती। समझने वाली बात है कि जो इसको न्यूट्रिशन चाहिए होती हाँ है जी। उसने एक साल में एक ली साल है, में ले उसको बहाल करने में एक साल लगता एक साल है। जब इसकी प्रोड्यूस आप निकाल लेते हैं, इसको हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसके बाद के जो प्रोसेस हैं वो चाहता हूँ कि हमारे जो फार्मर हैं, चूँकि आप फार्मिंग भी खुद करते हैं, इसकी प्रोसेसिंग भी खुद करते हैं और उसको बेचते भी खुद ही हैं, तो प्रोसेस में कौन कौन से जो है ना इन्वॉल्व होते हैं जो इसकी प्रोसेसिंग करते हैं? इसके कौन ना से step होते हैं? 4 स्टेप आप कह सकते हैं। ठीक है, एक डिगिंग है इसकी, ठीक। उसके बाद इसको स्टैक डिगिंग में किया, जब इसकी हार्वेस्ट हो जाती है, हार्वेस्ट हो जाती है, ठीक खेत से निकल जाती है, खेत से निकल जाती है, इसको फिर स्टैक कर दिया जाता है, ठीक है, ओपन एयर में। ठीक उसके बाद इसकी सॉर्टिंग की जाती है, ठीक फिर बॉयल किया जाता है। जी, बॉयल करके उसको फिर आप ड्राई करते हैं सनलाइट में, ओपन एयर में ना, ठीक ठीक है। ड्राई करने के बाद फिर इसको हम बैग में डाल के रख लेते हैं, फिर इसकी पीलिंग की जाती है, ठीक, ठीक है। ये 4 स्टेप हैं इसके। बिल्कुल सही है। और उसके पीलिंग के बाद फिर आप इसकी ये ग्राइंडिंग और ग्राइंडिंग में और पैकेजिंग और फिर पैकेजिंग आगे। में। मेरा ख्याल है कि जिस तरह अभी आका साहब ने आपको बता दिया है कि हार्वेस्टिंग जो है इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जब इसको आपने हार्वेस्ट करना है तो आपने इसका बहुत इंपॉर्टेंट जिससे ये ग्रो हुआ है उसको उतारना बड़ा ज़रूरी है। वो सबसे नाकस सा एक हल्दी का एक टुकड़ा होता है, अगर वो बाकी हल्दी में जाएगी तो सारी की सारी क्वालिटी उसकी ख़राब करेगी। अब हम आपको दिखाते हैं, मेरे ख्याल में लेके चलते हैं फार्म के उस पोर्शन में भी जहाँ पे ये इसकी जो है ग्रेडिंग करते हैं, इसकी वो बॉइलिंग करते हैं, इसको ड्राई करते हैं और आगे सारा प्रोसेस भी आपको दिखाते हैं। तो आइए चलते हैं। ले जी, हम आपको निकाल के दिखाते हैं ये पौधा इसका और देखते हैं कि अभी इसका राइजोम जो है वो किस तरह का बना हुआ है और कैसा नज़र आता है निकलने में। वाह, अभी ये थोड़ा सा वाइट है, ये अभी वक्त के साथ जैसे ही बेहतर होगी तो येलो भी हो जाएगी ये सारी। ये देखें जी, इसकी जो हल्दी है ज़बरदस्त जी। जी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकास खान साहब। डॉक्टर साहब जो हैं इसी धरती के सपूत हैं और मैं समझता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जितना टर्मेरिक को पूरे पाकिस्तान बल्कि इससे दुनिया में मुतारफ़ कराने में अपनी मीडिया पे और बहुत ही कोशिशें की हैं। तो डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें टाइम दिया और आज हम टर्मेरिक के फील्ड के अंदर खड़े हैं, बल्कि आपके इलाके में खड़े हैं। डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया। पाकिस्तान में हम देखते हैं कि ये वो वाहद चैनल है जो पाकिस्तानियत को और पाकिस्तान को दुनिया के सामने ला रहा है, तो ये यकीनन हम सब के लिए फ़ख्र की बात है। थैंक यू, आप आए। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब ये बताइए कि ये जो कसूर है, डिस्ट्रिक्ट कसूर में क्या कितना शेयर है टर्मेरिक में और ओवरऑल पाकिस्तान क्या समझते हैं टर्मेरिक में कहाँ पे खड़ा है? डिस्ट्रिक्ट कसूर जो है, इसको आप टर्मेरिक का पाकिस्तान में लीडर कहें तो ये बेजान होगा। डिस्ट्रिक्ट कसूर का कोई कस्बा, कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ पे टर्मेरिक काश्त नहीं की जाती। और छांगा मांगा क्योंकि तारीखी तौर पे जंगल के साथ है, यहाँ पे लकड़ी जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिकदार में मौजूद थी, इसलिए यहाँ पे इसको उबालने का और इसको प्रोसेस करने के जो देसी बस इसके पीछे रीज़न ये थी कि लकड़ी जो मौजूद थी और प्रोसेस हो सकता था, इसलिए यहाँ पे जो है ना ये सबसे बड़ा बिजनेस है। यहाँ पे ये आप इसे स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज कह सकते हैं छांगा मांगा का। और यहाँ पे जो है वो किसान ना सिर्फ ये कि इसे काश्त करते हैं बल्कि इसके साथ साथ इसकी प्रोसेसिंग भी खुद ही करते हैं ताकि थोड़ा ज़्यादा मुनाफा कमा सकें। बिल्कुल ठीक। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि पाकिस्तान में जो हमारी फ़ी एकड़ पैदावार है वो कितनी ले रहे हैं और दुनिया में फ़ी एकड़ पैदावार कितनी है और क्या कंपैरिजन क्या है, इसका थोड़ा सा बताइए। जिस तरह से ज़राअत के बाकी शोबों के अंदर हम काफ़ी पीछे हैं जिद्दत ना होने की वजह से, इसी तरह से जो है टर्मेरिक है उसका भी यही हाल है हल्दी का। हम यहाँ पे जो है वो 10 से 12 एकड़ या 10 से 12 टन या 13 टन जो है वो फ़ी एकड़ पैदावार ले रहे हैं। ठीक है। जबकि साउथ एशिया के अगर आप स्टैटिस्टिक्स को देखें तो 20 से 25 टन जो है वो हमारा मुल्क में, हाँ जी, बिल्कुल 20 से 25 टन, ऑलमोस्ट डबल। तो इसकी वजह सिर्फ यही है कि हमारे पास काश्त के जदीद तरीके नहीं है, जदीद मशीनरी नहीं है, हमारे पास वो सहूलियात नहीं है किसान को देने के लिए, इसको इस शोबे को सब्सिडाइज करने के लिए कोई एफर्ट नहीं है, इसलिए हम पीछे हैं इसमें। तो डॉक्टर साहब ये बताएं फिर कौन से फैक्टर्स, पहले तो हम बात करते हैं नंबर 1 2 3 4 फैक्टर्स क्या हैं
हमारी फी एकड़ पैदावार कम होने के, फिर इसको किस तरह हम इन्हेंस कर सकते हैं, कोई गवर्नमेंट को हम एडवाइस करना चाहें, हमारे पब्लिक सेक्टर को करना चाहें, इवन हमारा प्राइवेट सेक्टर अब इसमें बहुत उभर के आ रहा है। जिस तरह इस फार्म पे खड़े हैं तो इन्होंने अपने खुद के प्रोसेसिंग यूनिट लगा लिए हैं। तो कौन से फैक्टर्स आप समझते हैं जिसको हम आज डिस्कस कर सकते हैं? सबसे पहली बात तो ये है कि मैं समझता हूँ कि अभी तक हल्दी जो है इसकी इंडस्ट्री को अभी तक गवर्नमेंट ने प्रॉपर इंडस्ट्री का दर्जा ही नहीं दिया, बिल्कुल ठीक। और इसकी कोई एक्सपोर्ट की ना तो कोई ऐसी फिगर्स हैं जो कि एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो रिकॉर्ड करता हो, बिल्कुल और ना ही इसको हमने एक एक्सपोर्ट के तौर पे एक प्रोडक्ट कोई के तौर प्रोडक्ट पे ही नहीं, कमोडिटी नहीं समझा इसको। समझा ही नहीं है। ठीक। हालांकि जो स्पाइसेस हैं और मसाला जाते हैं पूरी दुनिया के अंदर, ये एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है। तो मैं समझता हूँ एक तो गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की ज़रूरत है यहाँ पे, इस शोबे को सपोर्ट करने की ज़रूरत बिल्कुल है। ठीक। सबसे मेन इशू है वो ये है कि हमारा जो फार्मर है और जो एंड यूज़र है उसके दरमियान जो इंटरमीडियरीज हैं वो इतने ज़्यादा हैं कि जो फार्मर है ना उसको उसका ड्यू शेयर भी हासिल नहीं होता, और दूसरा जो प्रोडक्ट है उसकी ड्यू वैल्यू भी हासिल नहीं होती। बिल्कुल ठीक। तो आप उसकी बड़ी बेहतरीन बात की आपने। उसके अंदर जो है वो हमारे पास देखें कि आप यहाँ पे आए हैं, आपने देखा होगा यहाँ पे प्रोसेसिंग का क्या सूरत हाल है। अभी धुंध आ जाए, अभी बारिश आ जाए, तो जो हल्दी जो है वो सूखने के लिए फसलों में फैली है वो सब की सब ज़ाया हो जाएगी, बिल्कुल काली हो ठीक। जाएगी, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। बिल्कुल उसके ठीक। बाद उस हल्दी को खुश्क करना, उसे पीसना, उसके बाद उसको उसकी सफाई करना और फिर पैकिंग करना। बिल्कुल ठीक। अगर यहाँ पे जो है ये जो इंटरमीडियरीज हैं जो यहाँ पे आ रहे हैं, जो अगर वो जो फासला है वो कम कर दिया जाए ठीक। तो बड़े थोड़े अरसे के अंदर ये इंडस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रिए मुबादला कमा के दे सकती है, क्योंकि जो ये हमारी हल्दी का अरोमा है, इसका जो टेस्ट है, इसकी जो खुशबू है, जी। ये पूरी दुनिया में मशहूर है। तो डॉक्टर साहब आपका मीडिया से ही बड़ा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, अब इसमें आप लिखते हैं, तो हमारी इस तरह की फसलों को उजागर करने में आप क्या समझते हैं कि हमारा सोशल मीडिया का या बाकी करंट मीडिया कितना रोल हो सकता है इसको? मैं समझता हूँ कि डिस्कवर पाकिस्तान ने ना एक काम किया है कि पाकिस्तान के लोगों को पाकिस्तान से मोहब्बत जगाई है। जब हम पाकिस्तान को ऑन करना शुरू करेंगे और जब हम सोशल मीडिया के ऊपर अपनी प्रोडक्ट्स को हाईलाइट करेंगे, आप देखें हमारा चावल बासमती चावल, उसको इंडिया ने बासमती चावल कह के बेचना शुरू कर दिया है। ये हमारा काम है सोशल मीडिया पे ये बताना कि ये बासमती हमारा। सोशल मीडिया की ताकत जो है उसको इस्तेमाल करते हुए पूरी दुनिया के अंदर कस्टमर ढूंढे जा सकते हैं। अब देखें अमेज़ॉन का दौर है, अब ये अली बाबा का दौर है, अभी आप देखें कि दराज और कितने ज़्यादा प्लेटफॉर्म आ गए ऑनलाइन सेलिंग के। तो जिस तरह से चांगा मांगा में स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, अगर इन नौजवानों को ट्रेनिंग दी जाए, इन जो नौजवानों को बताया जाए कि ऑनलाइन सेलिंग कैसे की जाती है, छोटी पैकेजिंग कैसे की जा सकती है, तो बहुत सारे लोगों को रोज़गार चल सकता है। यहाँ पे इंटरनेशनली यहाँ पे जो है वो थ्रू कोरियर ये स्पाइसेस भेजे जा सकते हैं। डॉक्टर साहब बड़ी अच्छी बात की है, जैसे डॉक्टर वकास खान साहब इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पे जो छांगा मांगा और स्पेशली कसूर के जितने भी नौजवान हैं वो इस फील्ड को समझ रहे हैं और टर्मेरिक को एक इंडस्ट्री के तौर पे ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने जिस तरह बताया कि हमारी फी एकड़ पैदावार बढ़ाने में कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी है, तो डॉक्टर साहब से हम इससे पूछें कि डॉक्टर साहब ये जो इसकी इकनॉमिक्स पे भी बात होना बड़ा ज़रूरी है कि हमारे जो नौजवान हैं यहाँ पे जो इस फील्ड में आ गए हैं, जो आपसे मोटिवेट हुए हैं, जिन्होंने काम शुरू किया, तो फी एकड़ पैदावार से कितना पैसा कमा रहे हैं अगर वो इसकी रॉ मटेरियल में उसको बेचते हैं? इसको रॉ बेचते हैं तो एक किसान जो है ना वो 4 से 5 लाख रुपए एकड़ जो है वो कमाता है। जब वो यहाँ पे इसको उबाल के खुश्क करके बेचते हैं तो वही 5 लाख रुपया जो है वो तकरीबन 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो जाता है, यानी वो प्रॉफिट डबल हो जाता है। लेकिन अगर इसी को यहाँ पे साफ करके पैकेजिंग करके इसको एक्सपोर्ट किया जाए तो वो 5 गुना तकरीबन 50 लाख रुपए फी एकड़ भी कमाया जा सकता है। तो मेरे ख्याल में इसमें जिद्दत आने से और किसान को थोड़ी सी ट्रेनिंग देने से हम जो है वो पूरी दुनिया के अंदर अपने मसालों का नाम पैदा कर सकते हैं। तो जो 5 लाख के मुनाफे को 5 मिलियन में लेके जाना जो 50 लाख में, इसके लिए की जो आप बताएं कि ये 3-4 चीज़ें अडॉप्ट कर लें तो हमारा फार्म। सबसे पहले तो इकोनॉमिक सेफ्टी की बात है। चांगा मांगा के अंदर जो है वो पिछले 5 से 6 साल के अंदर तकरीबन 2 से 2.5 करोड़ रुपया जो है वो लोगों का ज़ाया हुआ है फ्रॉड में, क्योंकि यहाँ पे इकोनॉमिक सिक्योरिटी नहीं है। सिर्फ एक बैंक है चांगा मांगा के अंदर और लोग जो हैं वो अभी तक बैंकिंग चैनल्स को इस्तेमाल करने की ना तो उनमें सलाहियत है और ना ही उनमें एजुकेशन है। तो एक तो ये है कि इकोनॉमिक सिक्योरिटी की ज़रूरत है कि गवर्नमेंट जो है वो उन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे कि उनको एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी हो। दूसरा जो मेरे ख्याल में सबसे अहम बात है जिद्दत। तीसरी जो आपने जैसे फरमाया कि हम जो है उस वक्त तक आगे बढ़ नहीं सकते जब तक हम इसको बतौर इंडस्ट्री ले के ना चलें। और इन नौजवानों को जब इसके अंदर प्रॉफिट नज़र आएगा तो नोबडी वुड लाइक टू डू एनी जॉब, ठीक है ना। तो दिस इज़ एन अ वंडरफुल बिजनेस। और फिर ज़राअत अब पाकिस्तान के अंदर एक ऐसा बिजनेस है, सब लोग आना चाह रहे हैं इस बिजनेस में। देखिए जी, बड़ी अच्छी बात है। डॉक्टर वकास खान साहब ने जैसा बताया कि 5 लाख के मुनाफे को जो 1 एकड़ से ये यहाँ पे कमाया जाता है कि 5 मिलियन यानी 50 लाख में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इन्होंने कहा कि हमारा बैंकिंग सिस्टम बेहतर करके डॉक्यूमेंटेशन और इसके साथ ई-कॉमर्स को जोड़ के ब्रांडिंग, पैकेजिंग, हमारी नौजवान नस्ल वैल्यू एडिशन में जाएगी तो इससे बेहतरीन पैसा कमाया जा सकता है। ना सिर्फ वो मुल्क के लिए खुशहाली का बास बनेगा बल्कि उनके ज़ाती खुशहाली की ज़िंदगी का भी बास बनेगा।
आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर साइमा अज़ीमी साहिबा। डॉक्टर साहबा जो है ये अल्टरनेट मेडिसिन में इनकी स्पेशलिटी है। तो डॉक्टर साहबा ये बताइए कि जो टर्मेरिक है, इसकी हल्दी की न्यूट्रिशन वैल्यू पे अगर हम अपने नाज़रीन को बताएं कि इसकी क्या वैल्यू क्या है, इसकी न्यूट्रिशन, इसमें क्या क्या अज्जा पाए जाते हैं? एक मिनरल्स और विटामिन्स का बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। मिनरल्स में इसमें मैग्नीशियम, फास्फोरस, आयरन, कॉपर, जिंक और पोटेशियम की बेहतरीन मिकदार पाई जाती है। और इन विटामिन्स इट कंटेन्स विटामिन सी, विटामिन B2, B3, B6, विटामिन K और विटामिन E इसमें पाया जाता है। और ये इसके अलावा इसमें फैट्स, प्रोटीन और फाइबर भी बहुत अच्छी मिकदार में पाया जाता है। डॉक्टर साहब इसकी जो है मेडिसिनल जो तिब्बी तरीक़ क्या है, इसकी मेडिसिन जो है सारी? अच्छा, टर्मेरिक जो है ये हमारी बहुत कीमती अद्वियात में से एक शुमार की जाती है, क्योंकि चीनी अद्वियात और आयुर्वेदिक तरीका इलाज में इसको सदियों से इस्तेमाल किया जा रहा है। और क्योंकि ये एंटीबायोटिक है और वेरी स्ट्रॉन्ग एंटी वायरल है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटीऑक्सीडेंट है, एंटी इन्फ्लामेटरी है, जब हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो हमें बहुत कमाल रिजल्ट्स मिलते हैं। मतलब डॉक्टर जब मैं पेशेंट्स को रिकमेंड करती हूँ, अगर हम इसको अपनी डेली फूड में यूज़ करें तो हम बहुत, अब क्योंकि ये लिवर को डिटॉक्स करती है, बॉडी को डिटॉक्स करती है। और हम जो आजकल प्रोसेस्ड फूड खा रहे हैं, तेज़ नमक, मिर्च, मसाले और ये सारी यानी सड़े हुए तेल में और गैर मयारी तेल में खाने खा रहे हैं, वो बॉडी में टॉक्सिन्स पैदा करते हैं। और उन टॉक्सिन्स की वजह से हम हार्ट डिजीज़, दमा, एलर्जी, जॉइंट्स पेन और इस तरह की बेशुमार और डिप्रेशन, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं। और जो हल्दी को अगर हम अपनी फूड में डेली फूड में इसको हम इंक्लूड कर लें तो ये हमारे डेली बेसिस पे हमारी बॉडी को डिटॉक्स करती है, हमारे लिवर को डिटॉक्स करती है और हमें इन तमाम बीमारियों से महफूज रखती है। अब वैसे जैसे आजकल ठंड आ रही है, इसमें अगर हम डेली अपनी फूड में हल्दी का इस्तेमाल बढ़ा दें, दूध में शामिल कर लें, तो आप देखेंगे कि हम ये जो आजकल मौसमी नज़ला, ज़ुकाम, बुखार, उनसे हम महफूज रहेंगे। हमें डॉक्टरों के पास जाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। एक वो इम्यूनिटी इन्हेंसर है, दूसरा हम बीमारियों से बचे रहेंगे। इससे हम इसको दूध में शामिल करें तो ये हमारे जोड़ों के दर्दों से हमें महफूज रखता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को बेहतरीन रखता है, उसके अलावा एलर्जी को ठीक करता है, जिस्म की जलन, सोजिश, इन सब चीज़ों से हमें बचा के रखता है। और इसके अलावा अगर हम इसको कंटिन्यूसली यूज़ करें तो ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को तेज़ी से डाउन करता है और हमारी हार्ट हेल्थ को भी प्रमोट करता है। ये बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो है ना मेडिसिनल वैल्यू है इस टर्मेरिक की। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। और डाइजेस्टिव सिस्टम जब ठीक होता है तो हमारा पूरा बॉडी का निज़ाम ठीक होता है। जब हमारे कोई ज़ख़म, खराश या कुछ जल जाता है तो उसमें अगर हम इस हल्दी को यूज़ करें फौरी, तो ये फौरी मरहम का काम करती है। और वूंड पे जब हम इसको ड्राई को स्प्रिंकल कर देते हैं तो ये उसमें पस नहीं बनने देती और बैक्टीरिया नहीं आते, वूंड की हीलिंग तेज़ी से होती है और ये नए सेल्स बनाने में बहुत हेल्पफुल होती है और पेशेंट बहुत जल्दी ठीक होता है। और अंदरूनी चोटों की सूरत में ऊपर लगाने के साथ साथ जब हम इसको खिलाते हैं तो ये ब्लड क्लॉट नहीं होने देती। तो इसको डॉक्टर साहब फिर किस तरह इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, क्या क्या तरीके इसको इस्तेमाल करने के? इसको हम दूध में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो गोल्डन मिल्क एनर्जी बूस्टर कहलाता है। उसके अलावा हम इसका कहवा बना सकते हैं, जो हाँ टर्मेरिक टी, जो मैं अपने पेशेंट्स को लाजमी रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि उसके इतने अच्छे असरात आते हैं कि मेडिसिन के साथ साथ जब मैं कहती हूँ कि ये आप दिन में 2 से 3 मरतबा लें तो वो एक इम्यूनिटी इन्हेंसर और बूस्टर है। और दूसरा ये कि विद इन 14 डेज़ अगर आप कंटिन्यूसली एक दफ़ा भी आप टर्मेरिक का ये कहवा पीना शुरू कर दें, मेटाबॉलिज्म में बहुत पॉजिटिव चेंज लेके आता है, जिससे हीलिंग प्रोसेस पेशेंट का बहुत फास्ट हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म में आप समझते हैं कि ये बड़ा इसका अहम किरदार है? जी, मेटाबॉलिज्म में इसका बहुत अहम किरदार है कि जब बॉडी मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी बेहतरीन होती है तो तब आपको बीमारियां अटैक नहीं करती, और अगर अटैक करती भी हैं तो आपका हीलिंग प्रोसेस बहुत अच्छा होता है और आप जल्दी से रिकवर करते हैं। ठीक है। कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्री में भी इस्तेमाल किया जाता है। तो आप किस तरह समझते हैं कि जो ख़वातीन की चेहरे के हवाले से मुख्तलिफ
या ब्यूटी के हवाले से इसका कितना किरदार है इसका हल्दी का? इसका बहुत अहम रोल है इसमें, क्योंकि ये हमेशा से हमारी रिवायत भी रही है कि उपटन में इसको आमतौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अब जब इसका साइंटिफिक एनालिसिस किया गया है तो हमें पता चला कि जो उसकी जर्द रंगत में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट जो है वो स्किन के लिए बेहतरीन ट्रीटमेंट और टॉनिक का काम करता है। बिल्कुल ठीक। एज ए टॉनिक ये स्किन को नरिश करता है और एज ए ट्रीटमेंट ये पिंपल्स, एक्नी को, रिंकल्स को, फ्रैकल्स को ख़त्म करता है और एंटी एजिंग का भी रोल प्ले करता है। बिल्कुल ठीक है। एट द एंड आई जस्ट वांट टू से कि हल्दी हमारी ग़िज़ा में कुदरत का एक बेहतरीन तोहफ़ा है जो साइड इफ़ेक्ट के बगैर हमें ख़तरनाक बीमारियों से बचाता है। हमारा जो मुल्क के लोग हैं वो सेहतमंद तर्ज़ ज़िंदगी अडॉप्ट करें और ऐसी जो हमारी अद्वियाती पौधे हैं जिसको हम एज ए स्पाइस भी यूज़ कर सकते हैं, इसको मेडिसिन के तौर पे भी ले सकते हैं और ना सिर्फ ये हमारे खाने के जो है ना टेस्ट को भी बढ़ाते हैं, इसको इस्तेमाल करके अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। तो आज हमने आपको आकब साहब की जो है पूरी स्टोरी बताई, किस तरह ये हल्दी उगाते हैं, किस तरह इसको प्रोसेस करते हैं और आज ये अपने प्रोसेसिंग यूनिट में हमें लेके आए हैं। तो ये एंड है कि यहाँ पे ग्राइंडिंग भी होती है और पैकेजिंग यहाँ पे होती है। तो आकब साहब बताइए कि ये आपको ये जो फार्म टू फोक का कंसेप्ट है ये किस तरह आपके ज़हन में आया? असल में कोई भी फार्मर है वो चीज़ उगाता है तो वो 10 हाथ से होकर किचन तक पहुँचती है, जिसमें अडल्ट्रेशन भी आती है, जिसमें लॉसेस भी हैं और उल्टा फार्म को जो फार्मर को है उसको दबाया भी जाता है। वी ग्रो, प्रोसेस, स्टोर एंड डिलीवर, ठीक है, यानी कि उगाने से लेके आपके किचन तक सारे स्टेप हम खुद करते हैं। अब इसमें एक और चीज़ थी कि जब हम हल्दी उगाते हैं और वही हल्दी बाजार से पाउडर लेते हैं तो हमारी वो प्योरिटी वाला सिस्टम ख़त्म हो जाता है। हम किसी को ये नहीं कह सकते कि ये प्रोडक्ट प्योर है, क्योंकि वो एक मिडलमैन या एक प्रोसेसर या एक स्टॉकिस्ट बीच में ऐड हो गया। तो जब हम अपनी उगाते हैं और उसको खुद प्रोसेस करते हैं, खुद स्टोर करते हैं, खुद उसकी ग्राइंडिंग करते हैं, खुद उसकी पैकेजिंग करते हैं, तो बीच में ना ही हम बरीनुमा हो सकते हैं, ये नहीं कह सकते कि ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है। इकोनॉमिकली इसका ये फ़ायदा है कि इतना प्रोसेस करने के बाद सारे प्रॉफिट के जिम्मेदार या हिस्सेदार हम खुद हैं और उसमें हमें ये फ़ायदा होता है कि हमारे साथ और फार्मर अटैच हो रहे हैं कि वो उगाते हैं, हम पार्टनर बन रहे हैं। तो ये छोटा सा प्लेटफॉर्म बनाने का मकसद ये है कि हम यहाँ इसको खुद ग्राइंड करते हैं, इसकी सादा सी पैकिंग है हमारे पास, ठीक है, और ये 100% प्योर है। नहीं, इसका कलर भी देखिए बड़ा अमेजिंग कलर है इसका और बेहतरीन। दूसरा ये है कि हम ये नहीं करते कि इसमें अगर हमने खुद काम किया तो इसकी प्राइसेस बहुत आई है। हमारे रेट आपको मार्केट में सबसे कम मिलते हैं। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे जो मिडल मैन है बीच में वो ख़त्म हो जाती है, उनकी कॉस्टिंग या उनकी सर्विसेज खत्म हो जाती हैं, तो ज़ाहिर है वो कॉस्ट एड ऑन नहीं होती। मेरा ख्याल है ये जो इकोनॉमिक्स के ऊपर आकर साहब बहुत बताना ज़रूरी फार्मर्स को। आप बता दें कि पर एकड़ जैसे आप इसको रॉ बेच देते हैं तो उसमें कितना मुनाफा आता है, लेकिन अगर आप इसको प्रोसेस करते हैं, अगर उसको किसान करना चाहे, किस तक जा सकते हैं पर एकड़ हल्दी के ऊपर? जो साबुत हल्दी है ना वो 19,000 से लेके कुछ 24,000 रुपये मन है। 5 मन रॉ हल्दी से 1 मन तैयार हल्दी बनती है जिसकी क्रशिंग होती है। अगर 250 मन आपकी पैदावार है उसको आप डिवीजन करेंगे आपकी 50 मन साबुत हल्दी बचेगी। अगर वो 22,000 रुपये है तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें 50 मन हल्दी आपकी आज 10 लाख की है। अगर आप इसकी ग्राइंडिंग करते हैं तो इसमें 2200 रुपया 2,200 रुपया खर्चा ऐड हो जाएगा। और पाउडर का आज आप मार्केट में रेट पता करें, जो खालिस पाउडर बेचने वाले हैं वो तकरीबन 28 से 29,000 रुपये मन बेच रहे हैं। ये सारा प्रोसेस करके 1 एकड़ हल्दी का, ताकि हम इसकी एक वैल्यू देखना चाह रहे हैं। मिनिमम आपको जो है ना 15 लाख रुपया, मैक्सिमम आपको 20 से 25-30 लाख रुपए तक आप जा सकते हैं। जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया था वहाँ पे कि इनको हम जो है ना 50 लाख रुपए तक भी एक फार्मर जो है जितनी वैल्यू ऐड करेंगे, जितनी उसमें खेत में मेहनत होगी, लोग प्रॉफिट देख रहे होते हैं कि आपको ये फलां बंदा ऐसे ले रहा, फलां बंदा। एक्चुअली आपको वो सीखना भी चाहिए और खुद से करना चाहिए। जब आप करना स्टार्ट कर देंगे फिर आपको उसमें फ़ायदा हो सकता है। एक फार्मर जो है जब ठान लेता है कि हमने वैल्यू एड्स भी खुद करना है, इसका प्रोसेस भी खुद करना है, इसको एंड कंज्यूमर तक हमने लेके जाना है। ज़रूरत इस अमर की है कि हमारा मुल्क जो किसान है इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमने वैल्यू एडिशन के साथ अपनी प्रोडक्ट को अपने ब्रांड के साथ ही बेचना है। अभी आपको लेके चलेंगे शाहसैन जोया साहब के पास के, जहाँ पे उन्होंने एक जो बिजनेस स्टॉक सेंटर है कि ये सारी मशीनें हैं, ये बनानी कितनी आसान है, कितनी कीमत में फार्मर हमारा ले सकता है और वो किस तरह की ट्रेनिंग कराते हैं जिससे हमारे मुल्क का किसान जो है वो फार्म से लेकर वैल्यू एडिशन पर जा सकता है। तो आइए वहाँ पर चलेंगे।
तो हमारे साथ मौजूद हैं जो शाह हुसैन जुइया साहब। शाह हुसैन जुइया जो है ये पाकिस्तान में किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है। ये बेसिकली वैल्यू एडिशन में जो इनकी बहुत बड़ा काम है, ये फार्मर के लिए जो है यहाँ पे फ्री ट्रेनिंग्स देते हैं, उनको मशीन बना के देते हैं, उनकी ब्रांडिंग करके देते हैं और उसको मार्केट करना भी सिखाते हैं। तो थैंक यू वेरी मच शाह भाई, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने हमें इनवाइट किया और आज हम आपके इस प्लेटफार्म से अपने फार्मर को जो है ना इसकी ब्रांडिंग जो है स्पेशली हल्दी के ऊपर जो हमारा प्रोग्राम है उस पर आए। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आपकी मोहब्बतों और चाहतों का शुक्रिया, डिस्कवर पाकिस्तान का शुक्रिया। तो शाह भाई सबसे पहले थोड़ा सा बिजनेस टॉक के बारे में बताएं कि बिजनेस टॉक सेंटर्स है क्या और क्या सर्विस देते हैं जी। बिजनेस टॉक्स बेसिकली तारिक भाई वन विंडो ऑपरेशंस है, जहाँ पे कम लागत के साथ शुरू होने वाले छोटे कारोबार प्रैक्टिकली करना सिखाए जाते हैं। बिल्कुल ठीक। जिसमें कंपनी रजिस्ट्रेशन, फार्म रजिस्ट्रेशन, ट्रेडमार्क यानी ब्रांड रजिस्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। कस्टमाइज्ड मशीनरी यानी आपके पास 1 लाख रुपया है तो उसके अंदर मशीनरी बनाना, 5 लाख है तो उसके अंदर मशीनरी बनाना, पैकिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, फ्री ट्रेनिंग्स, सेल्स और मार्केटिंग की ट्रेनिंग्स और एग्जीक्यूशन और आफ्टर सेल सर्विसेज, ये सारी चीज़ें मिल के एक पैकेज बनाती हैं जिसको हम वन विंडो ऑपरेशंस कहते हैं। वाह अमेजिंग। जो हल्दी है, जो हमारी टर्मेरिक है, इसको किस तरह कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, इसको ड्राई करके आगे ग्राइंड करके पैकेजिंग करने में वो कौन से प्रोसेस, उसके ऊपर थोड़ा सा बताइए। देखें, हल्दी वो प्रोडक्ट है जो पाकिस्तान क्या हमारे खित्ता में हर घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है, खानों के अंदर। इसके बेशुमार फ़वाइद हैं। अगर हम इन फ़वाइद को उजागर करके इसकी पैकेजिंग अच्छी करके ब्रांडिंग करके बेचें तो अगर हम हल्दी 100 रुपये किलो बेचते हैं बोरियों के अंदर, तो यही 150 रुपये से लेकर 300 रुपये किलो तक बाआसानी बेची जा सकती है। हल्दी को उखाड़ा जाता है, ये बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आलू या शकरकंदी वगैरह जो है ज़मीन में से निकाली जाती है। तो इसके साथ मिट्टी लगी होती है और इसकी जड़ें होती हैं। इसको 2 तरीक़ों से साफ़ किया जाता है। नंबर 1 ये है कि इसको झाड़ा जाता है मैनुअली खेतों के अंदर, लेकिन अगर हम इसकी एक छोटी सी मशीन जो हाथ से भी चल सकती है और सिंगल फेज़ घरेलू बिजली पे भी चल सकती है वो बनाना चाहें ड्रम की शक्ल में पीछे मोटर लगा के, तो वो हार्डली 40 से 50 हज़ार रुपये में बन सकती है, जिसके अंदर एक वक्त में 1 बोरी को डाल के इसकी मिट्टी को साफ़ किया जा सकता है। जब इसकी मिट्टी साफ़ हो जाती है तो दूसरा मरहला आता है इसका उबालने का। इसको बॉयल किया जाता है। अगर इसको बॉयल ना करें तो ये हल्दी बन ही नहीं सकती, यानी इसके वो फ़वाइद जो हमें चाहिए वो हासिल हो ही नहीं सकते। जब बॉयल करते हैं तो इसके ऊपर लगी हुई मिट्टी और जड़ें और जड़ों के अंदर फंसी हुई मिट्टी ये 90% तक जो है वो उतर जाती है। उबालने के लिए आम तौर पे टब जो है वही इस्तेमाल किए जाते हैं, लेकिन इसकी भी एक छोटी मशीन बन सकती है जिसकी कीमत 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जा सकती, जिसमें एक वक्त में हार्डली 15 मिनट के अंदर 1 बोरी को हम बॉयल कर सकते हैं। 1 बोरी जो 100 kg की होती है। 100 kg की। जब ये बॉयल हो जाती है तो फिर इसको ड्राई किया जाता है। अगर काम बड़ा है, इसको कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत करना, तो फिर ड्रायर मशीन लगाना ज़रूरी है कि आप एक तरफ से इसके अंदर डालते जाएं हल्दी को और दूसरी तरफ से ये खुश्क होकर निकलती जाए, और खुश्क होने के दौरान ये रोल भी हो रही होती है, और जब रोल हो रही होती है तो इसका छिलका भी उतर जाता है और जो थोड़ी बहुत जड़ इसके साथ लगी होती है वो भी उतर नीट एंड क्लीन हो जाती है। नीट एंड क्लीन हल्दी जो है वो हमें मिल जाती है। ड्रायर थोड़ा सा महंगा होता है, मतलब अगर आप कंटिन्यूस प्रोसेस के तहत बनाना चाहें तो 5 से 6 लाख के दरमियान ये कॉस्ट करता है। तो वैसे इसको सन ड्राइंग भी कर सकते हैं। सन ड्राई हमारे जो मेजॉरिटी लोग हैं वो सन ड्राई ही करते हैं। अगर मतलब फैक्ट्री ना लगाई गई हो, जो हमारा आम किसान है वो इसको नीचे टाट बिछा के या मार्बल लगे फर्श के ऊपर इसको डाल के वो इसको ड्राई कर लेते हैं। लेकिन जब इसको छीला जाता है, पीलिंग कहते हैं, तो उसके लिए लोकल देसी मशीनें बनी हुई हैं, मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। वो भी सिंगल फेज घरेलू बिजली पे ही चलती हैं, तो इसको पील कर लिया जाता है, मतलब इसको छील लिया जाता है। छीलने के बाद इसको ग्राइंडर के अंदर डाला जाता है। ये 2 मरतबा पिसाई होती है। हम लोग जो डिम कलर होता है यानी हल्के कलर की हल्दी है उसको रिजेक्ट कर देते हैं कि ये ठीक नहीं है। तारिक भाई वही ठीक हल्दी है, ठीक है, वो खालिस है। तो जो जिसमें बड़ा कलर होता है, बड़ी वो येलो नजर आती, शाइनिंग होती है, तो वो क्या उसमें कोई प्रोसेस किया जाता है? 1-2 किस्में ऐसी हैं जो अपना नेचुरल कलर बहुत रिच रखती हैं, जो ज़्यादातर है उसके अंदर फूड कलर डाला जाता है। रंग कोई भी हो, किसी किस्म का भी हो, उससे अवॉइड करना चाहिए। बाकी उसके बाद ग्राइंडिंग के बाद ये मिक्सर में जाती है। जो लोग इसको कलर लगाते हैं वो उस मिक्सर के अंदर कलर लगा के पैक कर देते हैं। ये एक मरहला है, ये प्रोसेसिंग है।
असल काम जो है यहाँ तक बहुत सारे लोग कर रहे हैं, असल काम होता है इसके बाद शुरू जो बहुत ही कम लोग करते हैं, और जो इस बिज़नेस के अंदर पैसा कमाते हैं वो वही लोग कमाते हैं। और वो कैसे, मैं आपको समझाना चाहता हूँ। आप कोई भी पैक मार्केट के अंदर देखते हैं, उसके पीछे ना कुछ इन्वेस्टमेंट होती है और कुछ प्रोसेस होते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपना हल्दी का ब्रांड लॉन्च करना चाहते हैं, अच्छे पैसों में बेचना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एक कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप करवा सकते हैं, अकेले हैं तो। अगर पार्टनर्स हैं तो आप फर्म रजिस्टर करवा सकते हैं या फिर प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करवा सकते हैं। यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन रेज होगा कि हमारे जो फार्मर्स हैं, जो उनके जो बच्चे हैं जो इस बिज़नेस में आना चाहेंगे, उनके लिए कितना मुश्किल है इस फर्म को रजिस्टर करना, और आप लोग किस तरह इनको हेल्प आउट कर सकते हैं? हाँ, हर ज़िला कचहरी या तहसील कचहरी के अंदर इनकम टैक्स के लॉयर्स बैठे हों, ठीक है, जो इन मामलात को डील करते हैं। वो बड़ी आसानी के साथ ये सारी चीज़ें करवा के दे सकते हैं। अगर ये नहीं करवा के दे सकते या आप नहीं करवाना चाहते या आपके पास ये सहूलत मुयस्सर नहीं है, तो फिर वन विंडो ऑपरेशन बिजनेस टॉक्स, जिसके पाकिस्तान के 10 शहरों के अंदर जो सेंटर्स हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, वहाँ पे इंफॉर्मेशन हासिल करने की, ट्रेनिंग हासिल करने की कोई फ़ीस नहीं ली जाती। पाकिस्तान भर से सैकड़ों लोग हर इतवार को सेंटर्स विजिट करते हैं और स्मॉल बिजनेसेस की मुफ्त ट्रेनिंग हासिल करते हैं। तो वहाँ पे सिखाया जाता है कि कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। अच्छा, जो कंपनी रजिस्ट्रेशन है ये 25,000 प्लस माइनस के अंदर रजिस्टर हो जाती है। तो आगे फिर इसके कौन से प्रोसेस है? देखिए, कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए चीज़ें क्या चाहिए, ये बड़ी ज़रूरी है। लोग समझते हैं कि पता नहीं कितना ही रिक्वायरमेंट्स हैं। जिस जगह पे इन्होंने पैकेजिंग या अपनी मैन्युफैक्चरिंग करनी है, वो जगह आपकी अपनी है तो फर्द मलकियत की कॉपी चाहिए। अगर जगह किराए की है तो किराएनामे की कॉपी चाहिए। एक बिजली का बिल चाहिए, शनाख्ती कार्ड की कॉपियाँ चाहिए। अकेले हैं तो ठीक है, अगर पार्टनर्स हैं तो पार्टनरशिप डीड चाहिए और ID कार्ड की कॉपीज। ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो रिक्वायर्ड हैं कंपनी रजिस्टर होने के लिए। 1 हफ्ते के अंदर आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। कुछ लोग यहाँ पे गलती करते हैं कि कंपनी रजिस्टर करवाने के बाद कंपनी के नाम की ही प्रोडक्ट मार्केट में ले आते हैं। कंपनी एक प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर आप एक नहीं कई प्रोडक्ट्स ला सकते हैं और मुख्तलिफ नामों से ला सकते हैं। तो जब कंपनी रजिस्टर हो जाती है तो फिर ब्रांड नेम यानी ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन आती है। ट्रेडमार्क वो नाम है जो आपने अपनी प्रोडक्ट का रखना है और मार्केट में भेजना है। कुछ लोग कहते हैं कि अगर हम ट्रेडमार्क ना रजिस्टर करवाएं तो क्या हो जाएगा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपके यहाँ बच्चा पैदा हो और आप उसका नाम ना रखें, बाहर गली में जाएगा तो उसको क्या पुकारेंगे। दूसरा ये है कि जब आप नाम रजिस्टर करवा लेते हैं तो फिर जैसे आप मशहूर ब्रांड्स के नाम नहीं कॉपी कर सकते, वैसे ही आपके ब्रांड नेम भी कोई कॉपी नहीं कर सकता। तो जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो उसके बाद आप अपना प्रिंटिंग एंड प्रमोशनल मटेरियल्स बनवा सकते हैं। अब प्रिंटिंग मटेरियल्स में क्या आता है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मशीनें इन्वॉल्व नहीं है पैकेजिंग के अंदर। अगर तो छोटी पैकेजिंग करनी जैसे 10 रुपए वाला पाउच है या 20 रुपए वाला पाउच, तो उसके लिए तो पैकिंग मशीन चाहिए। लेकिन अगर वो नहीं है, आपका 100 ग्राम, 200 ग्राम, 400 ग्राम, 500 और 1000 ग्राम की पैकेजिंग है, तो कोई मशीन चाहिए ही नहीं। आपको जस्ट अपनी डाइयाँ बनवानी है। 25,000 में कंपनी रजिस्टर हो जाती है और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन का इब्तदाई खर्चा 15,000 है। टोटल इसके ऊपर तकरीबन 40,000 रुपया लग जाते हैं। अगर आप किसी सिर्फ 40,000 रुपये कंपनी आप फार्मर हमारे आराम से वो अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर कर सकते हैं। जब ट्रेडमार्क रजिस्टर हो जाता है तो फिर आप अपना मार्का लगा सकते हैं। जैसे इन भाई साहब ने अपना मार्का लगाया हुआ है, इन्होंने अपना मार्का लगाया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, इन्होंने अपना मार्का लगाया हुआ है। तो जब ये नाम रजिस्टर होता है तभी आप ये नाम जो है प्रिंट कर सकते हैं। तो शायद भाई इसमें एक और अभी क्वेश्चन आएगा, जिस तरह ये एक ब्रांड बना हुआ है, इसका पेपर प्रिंट करना हो तो ये थोड़े पेपर तो प्रिंट करके नहीं दिए जा सकते। इसमें भी क्या आपका बिजनेस टॉक सेंटर जो फार्मर की हेल्प कर सकता है? बिल्कुल इसमें हेल्प करता है। मार्केट के अंदर 400-500 kg से कम प्रिंटिंग करके नहीं दी जाती, लेकिन जो छोटे फार्मर्स हैं उनके लिए बिजनेस टॉक्स में ये सहूलत है कि हम 100 kg तक भी प्रिंट करके देते हैं ताकि कारोबार जो है वो आगे बढ़े। तो कहने का मतलब ये है कि ये घरों के अंदर रजिस्टर्ड बिजनेस छोटे छोटे शुरू किए जा सकते हैं। ना सिर्फ किए जा सकते हैं, बिजनेस टॉक्स ने 10,500 के करीब लोगों को छोटे बिजनेस स्टार्ट करने में हेल्प आउट किया। बहुत बड़ा काम है। ग्राइंडिंग मशीन से लेके पैकिंग मशीन, पैकिंग मटेरियल, कंपनी रजिस्ट्रेशन, ब्रांड रजिस्ट्रेशन और सीलर, हर चीज़ शामिल करके 3.5 लाख रुपए में अपना ब्रांड लॉन्च कर सकते हैं। अलबत्ता सेल्स और मार्केटिंग के ऊपर आने वाले एक्सपेंसेस इसके अलावा हैं। डिजिटल मार्केटिंग बिजनेस टॉक्स उन सभी दोस्तों को सिखाने की कोशिश करता है जो इंटरेस्टेड होते हैं। अब आगे जो मार्केटिंग की बात कहते हैं, वो फार्मर क्या समझता है या कहता है ये सबसे मुश्किल काम है बेचना,
तो ये कितना मुश्किल काम है ये भी बताइए। बहुत से लोग हैं जिनको शादी करना भी बहुत मुश्किल लगता है लेकिन कर लेते हैं ना, निभा जाते हैं, बच्चे भी हो जाते हैं, उनकी शादियां भी करते हैं। आंख हो जल पहाड़ हो जल, जब तक आप पानी में उतरेंगे नहीं गहराई का पता नहीं लगेगा। आप बिजनेस की बात करते हैं तो बिजनेस क्या है, बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो एसी बना लें, फ्रिज बना लें, मोबाइल बना लें, लैपटॉप बना लें, जूते घड़ियां कुछ भी बना लें और रख लें, बेचे ना या बिक ना पाए तो वो कचरा है। बिल्कुल ऐसा। बेचना ही बिजनेस है, तो बेचना सीखना आना चाहिए। इसके हवाले से बिजनेस टॉक्स पूरा एक लायहा अमल तैयार करके देती है। 40 दिन का कोर्स है, फ्री करना चाहें तो फ्री है, पेड सर्विसेज लेना चाहें तो पेड है, हर तरीके से सिखाने की कोशिश करते हैं। उसमें 40 दिन के कोर्स के बाद वो जो बच्चा है या हमारा जो वो किस काबिल हो जाएगा? अगर वो सेल करके अपनी सिखलाई की फीस ना कमा सके तो पैसे वापस। वाह, ये बहुत अच्छी बात है। जिस तरह आपने देखा कि आज के जो प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में हमने आपको बताया कि किस तरह इसको ग्रो किया जाता है, फी एकड़ इनकम को कैसे बढ़ाया जा सकता है, पैदावार कैसे बेहतर की जा सकती है। इसके साथ साथ हमने देखा कि जो टर्मेरिक हल्दी है ये अपनी जो है बेशुमार खूबियों की वजह से एक सुपर फूड का दर्जा रखती है और कभी इतनी जो है वाफर मकदार में मार्केट में आती है कि ये रुल जाती है। आज के प्रोग्राम में जिस तरह आपने देखा इसकी वैल्यूडेशन, इसकी ब्रांडिंग और पैकेजिंग में भी हमने आपको बेशुमार मुफीद मालूमात दी हैं। हमारे जो मुल्क का किसान है वो ना सिर्फ इसकी बेहतरीन पैदावार लेके अपनी इनकम को बढ़ा रहा है, इसके साथ साथ जो उनके बच्चे हैं जो समझते हैं कि हमने डिग्रियां ले ली हैं, आगे उनको कौन सी काम करने हैं, तो वो इसकी पैकेजिंग ब्रांडिंग में करके जिस तरह बिजनेस टॉक ने उनको बताया कि कितना मुश्किल काम है, जो कितना इसमें से एनर्जी लगती है। तो अगर आप इन सेंटर से आएंगे तो आपको इसके ऊपर भी पूरी गाइडलाइन दी जाएगी। हमेशा से हमारा ये बात रही है कि हमारे मुल्क का किसान जब 9 महीने या 10 महीने इस हल्दी की पैदावार को लेने के लिए धूप में खड़ा हो सकता है तो चंद घंटे छाँव में बैठ के इसको वैल्यू ऐड क्यों नहीं कर सकता। ये बहुत आसान काम है। तो उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में हमने जो आपको मालूमात दी हैं वो आपके लिए बहुत ही मुफीद साबित हुई होंगी। मिलते हैं आपसे अगले प्रोग्राम में। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।